हेलो एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई और प्रिपरेशन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बहुत दिनों बाद मैं फिर से क्लास लेने आया हूँ और अब से मैं क्लास लेता रहूँगा। आज कुछ रीजनिंग का पीवाई क्यूज़ है, इम्पॉर्टेंट है। जितने भी सारे क्वेश्चंस है बगल में आप सबको दिखेगा कि कौन सी एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आया है। तो आप सब अच्छे से क्वेश्चन देखिएगा और जो मैं समझाऊंगा वो अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, यहाँ पे बोल रहा है इस क्वेश्चन में जो ये जो एक लेटर सीरीज दिया हुआ है ना, इस सीरीज को आपको सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो टेक्निक है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ है इसको गिन लीजिए कि कितना वर्ड्स इसमें है। ठीक है, तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टोटल 18 वर्ड्स है। अब ये 18 वर्ड्स में से जो ब्लैंक्स है, ये ब्लैंक्स को भरना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को बोलते हैं रिपीटेड सीरीज। ओके, क्योंकि सेम जो वर्ड्स दिया हुआ है इसमें यही वर्ड्स बार बार रिपीट करके ये ब्लैंक्स भरना होगा। तो कैसे आप सब करोगे, देखो, टोटल 18 वर्ड्स है। तो 18 को ब्रेक करिए, क्या होगा? देखिए, 3 × 6 18 होता है, 6 × 3 18 होता है, 2 × 9 18 होता है, और 9 × 2 18 होता है। ठीक है, तो अब इसमें ये जो चीज़ है यहाँ पर आपको 18 का कॉन्सेप्ट लगाना है। आप कैसे लगाओगे, देखो, तो सबसे पहले मैं इसको पकड़ूंगा। अब ये नंबर को मैं क्यों पकड़ूंगा? क्योंकि इसमें ये रूल्स है कि जो नियरेस्ट है, जो सबसे बड़ा है, उसको पहले पकड़ना है, मतलब छोटा में से बड़ा। ठीक है, ये नंबर तो बड़ा है क्योंकि इसमें 9 लगा हुआ है, तो इसको आपको पहले पिक करना नहीं है। पहले आपको ये जो छोटा सीरीज है, ये छोटा सीरीज में से पिक करना है, छोटा सीरीज में जो बड़ा होगा। क्योंकि ये 3 और 6 का कैलकुलेशन है, तो इसमें सबसे बड़ा जो है वो 6 × 3 का है, तो इसीलिए इसको पकड़ना होगा 6 × 3। ठीक है, तो अब देखिए, अब डिवाइड कर लीजिए, पार्ट पार्ट कर लीजिए। तो पहले देखिए, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे इसको एक पार्ट बना दीजिए। फिर 1 2 3 4 5 6, इसको एक पार्ट बना दीजिए, और 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 6 6 करके देखिए, यहाँ पे जो लॉजिक आया है वो है 6 × 3 का। ठीक है, 6 वर्ड और 3 सेगमेंट में मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा ध्यान से देख के जो वर्ड्स रिपीट हो रहा है वो बिठा दो। जैसे कि यहाँ पे देखो, पी और जेड है, तो यहाँ पर क्या आएगा? जेड आएगा। और इसके बाद एल यू ए, देखो यहाँ पे यू और ए है, यू ए, तो यहाँ पर ए आएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देखो, एन, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है, और सबसे पहले एल से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर एल लिख दो। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर एन आएगा, और यू ए, और जेड, जेड के पहले क्या है? पी है। यहाँ पर देखो, जेड के पहले पी है, तो यहाँ पर पी को बिठा दो। और यहाँ पर देखो, इन के बाद क्या है? इन के बाद यू है, तो यहाँ पर इन के बाद यू को बिठा दो। और यहाँ पर एल के बाद इन होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर भी मैंने इन बिठाया था सबसे पहले, तो यहाँ पर इन को बिठा दो। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब जो भी ऑप्शन में होगा,
तो इन ऑप्शन में से देखो, पहले मेरा क्या आ रहा है, एन आ रहा है, पी आ रहा है, एल आ रहा है, यू आ रहा है। तो एन पी एल यू पूरा देखने का जरूरत नहीं है, आपको टाइम भी सेव करना है एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो एन पी एल यू, एन पी एल यू कौन से ऑप्शन में है, देखो डी में है, ये डी में है, एन पी एल यू, एन पी एल यू, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा डी, ठीक है। समझ में आया? रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये सीलॉग का क्वेश्चन है। ये जो भी स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन दिया हुआ है, सबसे पहले सिलोजिज्म का जो जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन पढ़ के स्टेटमेंट्स और कंक्लूज, पहले तो आपको स्टेटमेंट्स पढ़ना है, स्टेटमेंट्स अच्छे से पढ़ के आपको वेन डायग्राम बनाना है, फिर उस वेन डायग्राम के अनुसार आपको कंक्लूशंस सॉल्व करना है, और फिर उसके बाद ऑप्शन में जाना है आपको, ठीक है। तो पहले देखिए स्टेटमेंट्स में क्या बोला है, तो मैं अभी स्टेटमेंट्स पढ़ के वेन डायग्राम बनाऊंगा। ऑल ब्लूज आर रेड्स एंड ऑल ग्रीन्स आर ब्लूज। तो पहले ऑल ग्रीन्स आर ब्लूज, देखिए यहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, स्टेटमेंट में जैसा बोल रहा है आपको वैसा ही वेन डायग्राम बनाना है। अब वेन डायग्राम आप सबको बनाना भी आना चाहिए, कैसे बनाते हैं ये आप सब देख लीजिए। ऑल ग्रीन्स आर ब्लूज, ऑल ग्रीन्स आर ब्लूज, इसका जो वेन डायग्राम होगा वो होगा ऑल ग्रीन्स आर ब्लूज, ओके। इसके बाद बोला है कि ऑल ब्लूज आर रेड्स, तो ऑल ब्लूज आर रेड्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट का वेन डायग्राम ये होगा कि पूरा के पूरा ग्रीन जो है वो ब्लू के अंदर है, और पूरा का पूरा जो ब्लू है वो है रेड के अंदर, ठीक है। अब आप लोग कंक्लूशन में आओ कि कंक्लूशन में बोला है कि नो रेड इज अ ब्लू, नो रेड इज अ ब्लू। क्या ये पहला कंक्लूशन सही है? ये पहला कंक्लूशन बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि एक रियल लाइफ एग्जाम देके मैं अब सबको समझा रहा हूँ। देखिए ये जो रेड है, ठीक है, रेड का जो गोला है, ये रेड का गोला है संतान का बाप, और इस बाप का दो बेटा है, एक है ब्लू और एक है ग्रीन। तो बाप जो है वो संतान के साथ जुड़ा हुआ है, और संतान जो है वो बाप के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बोला है नो रेड इज अ ब्लू, मतलब रेड ब्लू नहीं है। पर ये तो सच नहीं है, क्योंकि रेड जो है, रेड का बच्चा तो है ये ब्लू, है ना। तो ये कंक्लूशन गलत हो गया। अब बोला है नो ब्लू इज अ ग्रीन, नो ब्लू इज अ ग्रीन, ये भी गलत है, क्योंकि देखिए रेड जो है वो दादाजी है, और ब्लू जो है वो ये जो ग्रीन है, ग्रीन का बाप है। तो बाप जो है वो तो बेटे के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो ये कंक्लूशन भी गलत हो जाएगा। और नो ग्रीन इज अ रेड, अब नो ग्रीन इज अ रेड ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो पोता है ना, ये तो दादाजी है, अब दादाजी का पोता ग्रीन है, तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो लॉजिक आपको समझ में आया? तो इसका जो आंसर है वो होगा नॉन ऑफ द कंक्लूशंस फॉलो, कोई भी कंक्लूशन यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। और एक ट्रिक आप सबको मैं बता दे रहा हूँ, जब भी कभी सीलॉग का क्वेश्चन आएगा, सिलोजिज्म का, स्टेटमेंट्स में अगर सब स्टेटमेंट्स अगर पॉजिटिव में है, ठीक है, कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट्स नहीं है, तो कंक्लूशन में अगर सबको सब ऑप्शंस नेगेटिव रहेगा तो इसका आंसर नॉन ऑफ द कंक्लूशन ही फॉलो होगा, क्योंकि स्टेटमेंट में तो सब पॉजिटिव है, स्टेटमेंट में सब पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव यूज नहीं हुआ, पर कंक्लूशन में सारे के सारे सब नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली बात है कि कोई भी कंक्लूशन फॉलो नहीं करेगा,
पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्बिनेशन में हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। ये एक रूल्स आप सबको याद होना चाहिए ताकि आप एग्जाम हॉल में अपना टाइम बचा सको, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव जब भी कॉम्बिनेशन रहेगा तो आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है सिलोजिज्म का क्वेश्चन में, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये जो क्वेश्चन आया ये है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको फैमिली ट्री बनाकर करना है, ठीक है। क्वेश्चन आप सब पॉज करके पढ़ लीजिएगा, जितने भी सारे क्वेश्चंस है पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं सीधा आपको इसका सल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि पी क्यू आर एस टी एंड यू आर 6 फैमिली मेंबर्स एंड पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हमेशा आप सब फैमिली ट्री बनाकर ही करना, ठीक है, आसानी होगा। देखिए अब प्लस जो है वो हम मेल जेंडर को डिनोट करने के लिए फैमिली ट्री में यूज़ करेंगे और माइनस जो है वो हम फीमेल जेंडर को डिनोट करने के लिए फैमिली ट्री में यूज़ करेंगे। और हस्बैंड वाइफ रिलेशन ऐसा करके होगा फैमिली ट्री में, ठीक है। ये है कपल रिलेशन, ठीक है। और नेक्स्ट जनरेशन को हम ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन में बोला है पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, तो पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू माने पी जो है वो हस्बैंड है क्यू का, तो क्यू फीमेल हो गया। अब बोला है कि यू इज द ब्रदर ऑफ क्यू, यू इज द ब्रदर ऑफ क्यू मतलब क्यू का ब्रदर है यू, ये प्लस हो गया क्योंकि यू ब्रदर है। और सेम जनरेशन में जब आएगा तो ये एक नॉर्मल हाइफन यूज होगा, ठीक है, सेम जनरेशन में जब होगा। उसके बाद बोला है कि आर इज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ क्यू। अब क्यू का जो ओनली ब्रदर है वो है यू और आर है क्यू का ओनली ब्रदर का बेटा, तो मतलब यू का बेटा हो गया आर। नेक्स्ट जनरेशन देखिए, नेक्स्ट जनरेशन हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। इसके बाद बोला है एस इज द सिस्टर ऑफ टी। अभी मैं इतना जो फैमिली ट्री मेरा बना है ना इसमें मैं एस और टी का कोई रिलेशन अभी मुझे पता नहीं चला, तो ये जो लाइन है ये अभी छोड़ दो। इसके बाद बोला है कि P इज द फादर ऑफ एस, तो P इज द फादर ऑफ एस मतलब P है पिता एस का। अब एस का मुझे जेंडर पता नहीं चला अभी तक, इसीलिए एस के ऊपर कुछ भी अभी मत लगाओ। अब इस लाइन पर आओ कि एस इज द सिस्टर ऑफ टी, तो अब मुझे पता चल गया कि एस सिस्टर है तो मतलब फीमेल है, किसका, टी का, तो ये आ गया टी। और सेम जनरेशन में है, भाई बहन है या फिर बहन बहन होगा, ठीक है, जो भी है, क्योंकि मुझे टी का जेंडर पता नहीं चला, टी का जेंडर क्वेश्चन में कभी भी नहीं कहीं पर भी नहीं बोल दिया, तो टी को ऐसे ही छोड़ दो। इसके बाद देखो क्वेश्चन में बोला है कि हाउ इज यू रिलेटेड टू टी, मतलब यू टी के साथ किस तरह संपर्कित है, तो यू के बारे में पूछ रहा है, मतलब यू के बारे में पूछ रहा है ये कि यू का जो संबंध है वो टी के साथ कैसा है, ठीक है। तो अभी देखो यू क्या है, मेल है, ठीक है, तो मेरा आंसर भी मेल में आएगा। ऑप्शन में अगर कहीं फीमेल का आंसर दिया हुआ है तो वो पहले ही काट देना, पर यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है फीमेल का, सब मेल में ही है। तो अभी आप देखो यू टी के साथ कैसे संबंधित है, देखो ये जो टी है, टी किसका बेटा है, बेटा या बेटी जो भी है, टी जिसका संतान है वो है पी का, ठीक है। और पी और क्यू ये दोनों आपस में कपल है, तो ये पी और क्यू का संतान हो गया टी,
ठीक है, और क्यू के साथ यू जुड़ा हुआ है क्योंकि यू क्यू का ब्रदर है। तो यू क्या हो गया, टी का, यू टी का हो गया अंकल। पर अंकल जो है वो पैटर्नल है या मैटरनल है, क्योंकि मम्मी का रिलेशन है, मम्मी का भाई है। ठीक है, अगर पी का भाई होता तो पैटर्नल अंकल आता। ठीक है, पिता के संबंध का अंकल आता। पर यहाँ पे माँ के साथ जुड़ा हुआ है, मम्मी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये मैटरनल अंकल हो जाएगा टी का। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, मैटरनल अंकल। ठीक है, समझ आया? फैमिली ट्री का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है आप सबको। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था एसएससी जीडी कांस्टेबल में 2021 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑड वन आउट का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको हमेशा एक चीज याद रखना है कि आपको पीछे से सॉल्व करना है। जो भी ऑप्शन है इस ऑप्शन में से आपको पीछे से सॉल्व करना है। देखिए, पीछे से मतलब आप हर एक ऑप्शन का सिर्फ ये पीछा वाला हिस्सा ही देखिएगा। ठीक है, सामने से सॉल्व नहीं करना। तो अब नोट क्या दिया हुआ है कि ये जो ऑड वन आउट है, ये ऑड वन आउट भावेल या कॉन्सोनेंट पे बेस करके नहीं होगा। ठीक है, और या फिर इसका जो पोजीशन है वो पोजीशन के ऊपर भी बेस करके नहीं होगा। ये दो वाला लॉजिक आप नहीं लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो एन और वाई, पहला जो है एन और वाई। अब एन का नंबर कितना होता है, अल्फाबेटिकल नंबर एन का अल्फाबेटिकल नंबर होता है 14, और वाई का अल्फाबेटिकल नंबर कितना होता है 25। ठीक है, अब एन से आप वाई में जाइए, एन से वाई की तरफ आइए, तो कितना नंबर का डिफरेंस है, यहाँ पे आपको डिफरेंस निकलना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस निकालेंगे, ये 25 से अगर 14 को घटाएंगे तो कितना होगा 11। ठीक है, इसके बाद ए, ए जो है ए और एच, देखिए ए और एच, तो ए का अल्फाबेटिकल नंबर है 1 और एच का अल्फाबेटिकल नंबर कितना होगा 8 होगा। तो अगर 8 से अगर 1 घटाएंगे तो कितना होगा 7 होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस कितना है 7 का। इसके बाद एच और ओ। ठीक है, अब एच का अल्फाबेटिकल नंबर तो 8 होता है, और ओ का कितना होगा, ओ का होगा 15। अब 15 में से अगर 8 आप घटाएंगे तो कितना होगा 7 होगा। और इसके बाद एल एस है, तो यहाँ पे एल और एस। अब ये इसका भी अगर आप डिफरेंस निकालेंगे ना तो 7 ही आएगा। ठीक है, कि एल का अगर अल्फाबेटिकल नंबर है तो है वो 12, और एस का जो अल्फाबेटिकल नंबर है 19। तो 19 में से अगर आप 12 को घटाएंगे तो कितना होगा 7 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ ही चुका है कि मेरा जो ऑड वन आउट है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। क्योंकि इन तीनों में इन तीनों में जो गैप है वो है 7 का। ठीक है, 7 का गैप है इन तीनों में, पर इसमें जो गैप है ये 11 का गैप है। इसीलिए ये आंसर होगा मेरा ऑप्शन ए, ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन में एरर है, क्योंकि ये क्वेश्चन का जो नंबर सीरीज है जो सॉल्व करना होगा इक्वेशन, वो क्वेश्चन में नहीं है। रुकिए एक बार,
मैं देख के आप लोगों को ये जो इक्वेशन है वो डाल देता हूँ। देखिए, इसका जो इक्वेशन था वो है 5 - 4/9 +80 × 10। तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये था इसका इक्वेशन। अब देखिए, क्वेश्चन में जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा कर दो। बॉड मास का रूल आपको लगाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बॉड मास पे बेस है, ठीक है। अब बी का मतलब ब्रैकेट्स है, ठीक है। ओ मतलब ऑफ, मतलब गुना, डी डिवाइडेड बाय, और एम है मल्टीप्लाई, और ए जो है, ए है एडिशन प्लस, और एस जो है सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखिए, डिवाइडेड बॉड मास का रूल के अनुसार आपको सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करना है। तो पर यहाँ पे क्वेश्चन में अब देखिए कि जो साइन है, साइन इंटरचेंज वाला क्वेश्चन दिया है, तो सबसे पहले आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा कि इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज, तो ये जो है, ये प्लस के जगह माइनस हो जाएगा और माइनस के जगह प्लस हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई आर इंटरचेंज्ड, तो डिवाइडेड बाई के जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई के जगह डिवाइडेड बाई हो जाएगा। तो इसको अब लिख लीजिए कि जो नया इक्वेशन होगा 5 + 4 × 9 - 80 और भाग 10, ठीक है। अब ये सॉल्व कर दीजिए। ये जो होगा, अब 10 को आप ऐसे लिखिए, डिवाइडेड बाई 10 है, तो 10 को आप ऐसे लिख दीजिए, काट दो तो कितना होगा 8, क्योंकि 8 × 10 = 80। इसके बाद आपको मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, ठीक है, बॉडमास के रूल के अनुसार। तो 5 + 4 और 9 कितना होता है 36 - 8। इसके बाद आपको एडिशन करना होगा, मतलब प्लस करना होगा। तो 36 और 5 कितना होता है 41 - 8। 41 में से अगर आप 8 को घटाएंगे तो कितना होगा 33, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 33 आंसर है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सब पढ़ लीजिए। ये जो बोला है ये भी एक तरह का ऑड वन आउट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये है जीके बेस्ड ऑड वन आउट। तो यहाँ पे जो बोला है कि एल्यूमिनियम, कॉपर, क्लोरीन और जिंक, ये जो 4 शब्द है, ये 4 शब्द में से कौन सा ऐसा शब्द है जो इस ग्रुप में, ये जो ग्रुप दिया हुआ है इसमें नहीं आएगा। तो इनमें से 3 ऑप्शन बिल्कुल सेम है, सेम लॉजिक को फॉलो करता है, पर एक जो है, एक ऐसा वर्ड है जो सेम लॉजिक को फॉलो नहीं करता, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करिएगा, देखिए क्वेश्चन में बोला है कि एल्यूमिनियम, कॉपर, क्लोरीन और जिंक। तो फिर यहाँ पे देखिए, एल्यूमिनियम जो है ये एक मेटल है, कॉपर जो है ये भी एक मेटल है, और जिंक जो है ये भी एक मेटल है। पर क्लोरीन जो है, क्लोरीन कोई मेटल नहीं है, क्लोरीन है एक गैस,
ठीक है, क्लोरीन एक गैस है, और बाकी ये एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक ये सब मेटल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है क्लोरीन। ठीक है, ये मेटल और गैस ये इस लॉजिक पे दिया हुआ था, ये एनालॉजी का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका जो अब ये जो चारों ऑप्शन है, इसका एटॉमिक नंबर और जो सिंबल है वो आप सबको याद है ना, जनरल साइंस में भी काम आएगा आप सबका। जैसे कि जिंक है, जिंक का जो सिंबल है वो है जेडन। जो कॉपर है इसका सिंबल है Cu। ठीक है, Cu। क्लोरीन जो है इसका सिंबल है Cl, और एल्यूमिनियम जो है इसका सिंबल है Al। ठीक है, इसका हर एक का एटॉमिक नंबर जो है वो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। जैसे कि जिंक का एटॉमिक नंबर है 30। कॉपर जो है इसका एटॉमिक नंबर है 29। क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर 17, और एल्यूमिनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर है 13। ठीक है, और एक चीज़ मैं आप सबको बोल देता हूँ कि इसमें से कौन सा, इसमें से हर एक जो है जिंक, कॉपर, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, ये कौन सा इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी या इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, दिखाता है। जैसे कि जिंक है, तो जिंक जो है ये मेटल है, तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी शो करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव जिंक जो है वो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो इसके ऊपर क्या आता है, जेडन प्लस। ठीक है, कॉपर जो है ये भी मेटल है, तो ये भी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी शो करेगा। तो इसका जो होगा कॉपर का वो होगा Cu प्लस। और क्लोरीन ये एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा गैस है, ये हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा। जितने भी हेलोजेंस है ना, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सब के सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है। तो ये होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आप सबको याद रखना है। ठीक है, जनरल साइंस की सेक्शन से ऐसे क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। तो इसका हो जाएगा Cl माइनस, और एल्यूमिनियम जो है ये मेटल है, तो इसका होगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, तो ये होगा एल्यूमिनियम प्लस। अब इसमें एक चीज है, जैसे कि जिंक जो है, जिंक का एक एलिमेंट है जो है जिंक ऑक्साइड, जेडेनो। ठीक है, जिंक में एक आता है, जिंक का एक एग्जाम्पल, तो जेडेनो, ZnO। ये जो जेडेनो है, ठीक है, ये है जिंक का एक ऑक्साइड। अब ये जिंक का जो ये ऑक्साइड है जेडेनो, जिंक ऑक्साइड, तो इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी दोनों ही शो करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों के साथ ही रिएक्ट करता है, और सॉल्ट एंड वाटर ये दोनों चीज़ रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस करता है। तो इसके लिए, तो इसीलिए जेडेनो जो है जिंक ऑक्साइड, ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी दोनों ही शो करता है। इसके बाद ये जो एल्यूमिनियम है, ये जो एल्यूमिनियम है इसका भी एक ऑक्साइड है, वो है Al2O3। Al2O3, ठीक है, ये भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, क्योंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी दोनों ही शो करता है, दोनों ही दिखाता है। ठीक है,
इसके बाद एक और एग्जाम्पल है लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड, अब लेड ऑक्साइड का, लेड का सिंबल क्या है? लेड का सिंबल है Pb, ओके, और ऑक्साइड, ऑक्साइड के लिए O, ठीक है। ये हो गया लेड ऑक्साइड, ठीक है। ये भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गया। ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों ही शो करता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो मैंने आप सबको बता दिया। जनरल साइंस के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो एक ही क्वेश्चन में आपका रीजनिंग भी हो गया और जनरल साइंस भी हो गया, ठीक है। ये जितना भी अभी मैंने इस क्वेश्चन में बता दिया, अगर आप में से किसी को भी कुछ इम्पोर्टेंट लगे तो आप नोट कर सकते हैं, या फिर आपको अगर कुछ पता नहीं है, कोई भी चीज़ हो अगर आपको पता नहीं है तो वो भी आप अच्छे से देख के, अच्छे से समझ के नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एक टाइप का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्लैम इज कोडेड एज इतना। तो आप लिखिए कि क्लैम का जो नंबर कोड दिया है वो है 1587, और लूम LOAM इसका जो कोड दिया गया है वो है 4875। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो O है, इस O का कोड क्या होगा। तो मुझे क्वेश्चन में यहाँ से जो ये O है, ये O का कोड निकालना है। अब ऑप्शन की तरफ ध्यान दीजिए। ऑप्शन में ये चारों नंबर्स आपको दिख गए। तो ये जो नंबर्स है, अब ये नंबर्स में से ही कोई एक नंबर O का कोड होगा। मतलब आप जो कोड होगा वो ये नंबर होगा, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे जो लेटर्स दिया गया है अल्फ़ाबेट्स, ये अल्फ़ाबेट्स, ये दोनों जगह का अल्फ़ाबेट्स मिला मिला के आपको ये जगह का जो नंबर है, जो सेम सेम नंबर है, वो आपको कैंसिल आउट करना है। तो जैसे कि देखिए कि मैंने एम यहाँ से कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से आप कोई भी नंबर कैंसिल कर दो। जैसे कि मैं यहाँ से 7 और 7 को कैंसिल कर दूंगा। इसके बाद ए और ए चले गया, तो यहाँ से मैंने 5 और 5 को हटा दिया। इसके बाद एल और एल, आपको सेम अल्फ़ाबेट ढूंढना है, ठीक है, और यहाँ से सेम सेम नंबर ढूंढना है। वो सारे नंबर सबको कैंसिल कर देना है। तो 8 मैंने कैंसिल कर दिया। इसके बाद मेरा बचा क्या, शुरू से सी बच गया और लास्ट से ओ बच गया। तो यहाँ पे सी का कोड क्या हो गया, 1 हो गया, और ओ का कोड क्या हो गया, 4 हो गया। मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ओ का कोड पूछा है, तो ओ का कोड क्या मेरा निकल के आया, 4। तो मेरा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है, समझ आया। तो ये कोडिंग वाला क्वेश्चन ऐसे करना होता है, ठीक है। इसके बाद एक टाइप का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होता है, वो है चाइनीज कोडिंग का, ठीक है। तो चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट जो रीजनिंग क्लास आएगा उसमें मैं कराऊंगा। उसके बाद ब्लड रिलेशन का भी कोडिंग डिकोडिंग वाला टाइप का एक क्वेश्चन होता है ब्लड रिलेशन में, ठीक है। तो वो भी मैं कराऊंगा, नेक्स्ट जो रीजनिंग क्लासेस आएगा उसमें कराऊंगा, ठीक है। चलिए, और मैंने प्रीवियस कुछ महीने पहले मैथ और रीजनिंग का भी PYQs क्लास करवा रखा हूँ, तो वो सारे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। वो क्लास भी आप लोग देख लीजिएगा। उसमें भी बहुत सारे PYQ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने करवाया है, ठीक है। चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप सब चेक कर लीजिएगा। अब चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन। तो देखिए, बोला है कि नवनीत स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट वाई
एंड ड्राइव्स 10 किमी टुवर्ड्स वेस्ट। कभी भी डिस्टेंस डायरेक्शन का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक आपको डायग्राम बना के पहले समझा रहा हूँ, देखिए ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। ये जो गया ये है नॉर्थ ईस्ट, ये जो आया ये है साउथ वेस्ट, ये जो डायरेक्शन है ये है साउथ ईस्ट और ये जो डायरेक्शन है ये है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इतना आपको याद रखना ही है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि नवनीत एक पॉइंट वाई से शुरू किया है और 10 किमी ड्राइव करके वेस्ट मतलब पश्चिम की तरफ गया है। ठीक है, तो आप एक पॉइंट ये मान लीजिए, ये पॉइंट है वाई। ठीक है, यहाँ से नवनीत किधर गया है, वेस्ट में गया है, तो वेस्ट डायरेक्शन ये होता है। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए 10 किमी, कितना किमी गया है 10 किलोमीटर। और ये नवनीत अगर पश्चिम में गया है तो राइट लेफ्ट क्या होगा ये भी आपको समझना है। राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका राइट लेफ्ट में गलत हो जाएगा तो क्वेश्चन गलत, ठीक है, आंसर गलत है फिर। तो अब देखिए अगर आप मान लीजिए कि आप यहाँ से स्टार्ट किए हो तो आप पश्चिम की तरफ गए तो आपका लेफ्ट साइड होगा ये, ठीक है, और ये होगा राइट। इसके बाद आपको क्वेश्चन में बोला है कि ही देन टेक्स ए राइट टर्न, मतलब राइट की तरफ टर्न लिया है। ठीक है, और ड्राइव्स 18 किलोमीटर, मतलब ये यहाँ से आप 18 किमी लेके दीजिए। ठीक है, तो अगर राइट की तरफ टर्न लिया है तो राइट साइड इधर होगा और लेफ्ट साइड इधर होगा। इसके बाद ही देन टर्न्स राइट एंड ड्राइव्स 10 किलोमीटर, अगेन इसने राइट टर्न लिया है तो ये आप राइट टर्न लेके कर दीजिए। तो राइट टर्न लेके अगर गया है तो ये इसका राइट होगा और ये इसका लेफ्ट होगा। तो और क्या बोला है कि 10 किलोमीटर गया है, ड्राइव्स 10 किलोमीटर, मतलब अगेन 10 किमी, अगेन 10 किमी इसने गया है। इसके बाद बोला है ही टेक्स ए फाइनल राइट टर्न, अगेन फाइनल राइट टर्न लिया है एंड ड्राइव्स 15 किलोमीटर एंड स्टॉप्स एट पॉइंट जेड, मतलब 15 किलोमीटर इसने गया है राइट टर्न लेके अगेन, तो राइट टर्न लिया है और 15 किलोमीटर गया है। ठीक है, तो अब अगर इसने एक राइट टर्न लिया है तो ये होगा इसका राइट एंड ये होगा लेफ्ट, और यहाँ पे है 15 किलोमीटर। अब एंड स्टॉप्स एट पॉइंट जेड, मान लीजिए कि ये है पॉइंट जेड, यहाँ पे जाके ये स्टॉप हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि हाउ फार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड टूवर्ड्स व्हिच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट वाई अगेन, मतलब इसका मतलब है कि ये जो नवनीत है, नवनीत को और कितना कम डिस्टेंस और कितना कम दूरी जाना पड़ेगा पॉइंट वाई में फिर से आने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए मेरा क्वेश्चन में जैसा जैसा बोला है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन आपको वैसा वैसा करना है। सिर्फ आपको डायरेक्शन का लॉजिक और लेफ्ट और राइट का लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए। अब देखिए पॉइंट वाई में फिर से जाना पड़ेगा नवनीत को, तो पॉइंट वाई कितना दूर है, ये तो जेड में आकर स्टॉप हो गया, तो पॉइंट वाई ये जो डिस्टेंस है इतना, ये है बाकी 3 किलोमीटर, क्योंकि देखिए इधर आइए, इधर जो है 18 किलोमीटर जा चुका है और इधर 15 किलोमीटर, तो मतलब 3 किलोमीटर और बाकी है। तो ये वाला डिस्टेंस मेरा कितना है 3 किलोमीटर। ठीक है, ये इतना ही 3 किलोमीटर डिस्टेंस जाना पड़ेगा। क्वेश्चन में और भी कंफर्म करने के लिए बोल दिया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरा ये 3 किमी हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा
ऑप्शन बी 3 किलोमीटर। ठीक है, अब बोला है कि व्हिच डायरेक्शन, तो ये तो साउथ डायरेक्शन की तरफ हो रहा है, क्योंकि ये इधर से इधर आ रहा है ना, तो ये साउथ की डायरेक्शन में आ रहा है, तो 3 किलोमीटर साउथ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, 3 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। ओके, समझ आया? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन ऐसे करना है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि ए बी सी डी, ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपको ध्यान से करना है हमेशा जब भी। देखिए एग्जाम हॉल में सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन 7 लोग, 6 लोग, 4 लोग, 8 लोग, कितना भी लोग दे सकता है। अब जितना मैंने देखा कि 5 या 6 लोग, 5 या 6 लोग का जब सीटिंग अरेंजमेंट एग्जाम में देता है तो वो इजी रहता है लगभग। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड एग्जामिनर तब बनाता है सीटिंग अरेंजमेंट में जब 7 लोग, 8 लोग, 10 लोग, इतना लोग बिठा देते हैं, तब होता है क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड एग्जामिनर करता है। तो यहाँ पे देखिए ये इधर जो जितने लोग हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं, मतलब ये 7 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट है। अब बोल दिया कि सीटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, तो एक सर्कुलर टेबल बना लो, जैसे कि ये एक सर्कुलर टेबल हो गया, हर कोई सेंटर को फेस कर रहा है। अब 7 लोगों का बिठा दो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो बोला है कि एफ सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। मान लीजिए कि इधर एफ है। ठीक है, ये एफ जो है ये जी के इमीडिएट राइट पर है, हर कोई सेंटर फेस कर रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हर कोई सेंटर फेस कर रहा है, तो हर किसी का जो लेफ्ट एंड राइट है वो आपको समझना है। लेफ्ट एंड राइट, अगर ये आपका गलत हो जाएगा तो सीटिंग अरेंजमेंट आपका पूरा गलत हो जाएगा। तो बोल रहा है कि जी के राइट में है। ठीक है, तो जी का राइट किधर है? इधर हो रहा है, तो जी इधर होगा। जी अगर सेंटर फेस कर रहा है तो जी के राइट इधर हो रहा है और लेफ्ट इधर। ठीक है, इसके बाद बोला है कि बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, मतलब जी के लेफ्ट साइड में 3 नंबर पोजीशन में बी है, तो जी का लेफ्ट साइड इधर है और बी का 3 नंबर, मतलब 1 2 3 इधर बी बैठा है। इसके बाद बोला है कि ए इज द इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड जी, मतलब ए जो है वो डी और जी का पड़ोसी है। ठीक है, इमीडिएट पड़ोसी मतलब डी एक ऐसे जगह पे बैठेगा जिस ए सॉरी ए एक ऐसी जगह पे बैठेगा जहां से ए डी का भी पड़ोसी होगा और जी का भी पड़ोसी होगा। ठीक है, मतलब बगल वाला पड़ोसी। तो देखिए क्वेश्चन में ए का पोजीशन बोल दिया और डी का भी बोल दिया, तो ए तभी इमीडिएट पड़ोसी होगा जब ए डी इधर बैठेगा और ए इधर बैठेगा, मतलब डी और जी के बीच में ए बैठेगा। ठीक है, तो ये बगल वाला पड़ोसी हो गया, इमीडिएट नेबर। इसके बाद बोला है कि सी सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब बी का लेफ्ट क्या है? बी सेंटर फेस कर रहा है, तो बी का लेफ्ट हो जाएगा ये तो हो गया बी का राइट। ठीक है, पर बी का लेफ्ट हो जाएगा ये। तो अब बोला है कि सी सिट सेकेंड, मतलब सेकेंड दूसरे पोजीशन पे, बी के अनुसार दूसरे 1 2, तो यहाँ पे सी बैठेगा। इसके बाद बोला है अब देखो 1 बज गया, तो जो बज गया उसको इधर बिठा दो, देखो ई बज गया। ठीक है, ई बज गया तो ई को इधर बिठा दो। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मेनी पीपल सीट बिटवीन ई एंड डी, ई एंड डी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ डी, मतलब डी का लेफ्ट से। अब देखो
डी अगर सेंटर फेस कर रहा है तो डी का जो राइट है वो इधर है, और डी का जो लेफ्ट है वो इधर है। बोला है कि डी का लेफ्ट से, मतलब डी का लेफ्ट से ई के बीच में, ठीक है, एक ही लोग है, एक ही पर्सन है जो बैठा है, वो है बी। ठीक है, तो हाउ मेनी बोला है, मतलब नंबर में पूछा है, तो एक ही बैठा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1। ओके, समझ आया? तो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन ऐसे होता है। ओके, मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं टाइम लेके आप लोगों को समझा रहा हूँ। जल्दबाजी मैं कभी भी नहीं करूँगा जब मैं आपको रीजनिंग या मैथ क्लासेस कराऊंगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यही लास्ट क्वेश्चन है आपका। आज की क्लास में टोटल 10 क्वेश्चन रहेगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब देख लीजिए, हुईच क्वेश्चन में बोला है कि हुईच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द गिवन सीरीज। ठीक है, ये तो सीरीज वाला क्वेश्चन है, अल्फाबेटिकल सीरीज वाला। तो देखिए, अब यहाँ पे बोल दिया है ये जो सीरीज आपको दिया है, ठीक है, ये बीच वाला आपको निकलना है। तो ये आप कैसे करेंगे टाइम बचा के? ठीक है, देखिए, आप इस टाइप के क्वेश्चन में आप सबसे पहले ऑप्शंस की तरफ आइए। ऑप्शन में देखिए, ये जो आई है ना, देखिए आई, ये आई हर चीज़ में एक है, तो आई देखने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, आई को आप उड़ा दो, काट दो, आई देखने का कोई मतलब नहीं। जो आई देखकर टाइम वेस्ट करेगा वो मूर्ख है। ठीक है, मतलब ये पहला वाला जो है, ये पहला वाला, ठीक है, ये देखने का मेरा कोई मतलब नहीं। समझ आया? इसके बाद देखो, हमेशा पीछे से सॉल्व करना। ठीक है, पीछे से आपको सॉल्व करना है। ये इधर क्या है, सी डी सी डी, तो डब्ल्यू से जेड की तरफ आओ। डब्ल्यू से जेड कितना होता है? +3, क्योंकि डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड +3। अब एफ से आई की तरफ देखो, एफ से आई की तरफ कितना होता है? GHI, ABCDEF GHI, तो मतलब ये +3 हो गया। तो मुझे तो ये समझ में आया कि +3 का कॉन्सेप्ट, +3 का लॉजिक चल रहा है। तो जेड से ये जो क्वेश्चन मार्क इधर है, तो इधर भी +3 आएगा। अब जेड से +3 क्या होता है? ABC, जेड के बाद ABC, तो लास्ट में सी आएगा, लास्ट में सी आएगा। तो देखिए कौन से ऑप्शन में लास्ट में सी है, ए और सी में, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में। तो मतलब मेरा ऑप्शन बी हट गया और ऑप्शन डी भी हट गया। तो मुझे सिर्फ देखना है ए और सी में। इसमें भी ये ए, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में भी देखिए दोनों जगह एक सेम है, मतलब मुझे एक्स देखने का कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं। तो मतलब यहाँ से ये जो थर्ड है, ये देखने का मेरा कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये देख के मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मुझे सीधा क्या देखना है? मुझे सीधा देखना है सेकंड, मतलब एम और एन। एम और एन में क्या आएगा? तो देखिए, एफ से जे की तरफ जाइए, ABCDEFGHI J, तो मतलब ये +4। आर से भी की तरफ आइए, ये कितना है? PQR, आर के बाद STUV, ये भी +4 है। तो मतलब यहाँ पे जे के बाद जो चीज़ आएगा वो +4 होगा। तो जे से अगर +4 अगर आप करोगे तो क्या आएगा? JKLMN, तो एन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा ऑप्शन सी है वो राइट हो गया। ठीक है, ये नहीं होगा, ये चले गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ आया? आपको एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है,
और ऐसे ही टाइम, स्पीड, एक्यूरेसी के साथ आपको एग्जाम देना है, क्वेश्चन समझना है, परफॉर्म करना है। ठीक है, ओके। तो यही है लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का। इसके बाद मैं अब सभी लोगों से एक नए क्लास में मिलूँगा। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही क्लास लेकर आऊँगा। मैथ क्लास भी मैं लाऊँगा, रीजनिंग क्लास भी लाऊँगा, और जीके जीएस का क्लास भी मैं लाऊँगा। ठीक है, अब सभी को अच्छे से प्रिपरेशन करना है, अच्छे से पढ़ना है और रिवीजन करते रहना है। मैथ और रीजनिंग के लिए अब सब जितना हो सके आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका एक्यूरेसी इंप्रूव होगा, कैलकुलेशन इंप्रूव होगा, और आप एग्जाम हॉल में अच्छे परफॉर्म कर पाएंगे, टाइम भी आप सेव कर पाएंगे। ठीक है, और जीके जीएस के लिए आप लोगों को रिवीजन करना होगा, नोट बनाना होगा। ठीक है, तो तभी आप अच्छे परफॉर्म एग्जाम हॉल में कर पाएंगे। ओके, तो तब तक अगर आप लोगों को मेरा ये वाला क्लास पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट्स में आप लोगों का जो भी राय है वो आप मुझे बता सकते हैं। और अब सब अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छे से नींद लेते रहिए, खाना वगैरह अच्छे से खाइए। ठीक है, मस्त रहना है ज़िंदगी में। ओके, चलो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। हर हर महादेव, हरे कृष्णा।